चलिए हम लोग पढ़ लिए थे काल। आज हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिएगा कारक। हेडिंग पढ़ गई होगी। अब देखिए, लिखिए व्युत्पत्ति। पहले लिखिए व्युत्पत्ति, बराबर डालिए। व्युत्पत्ति में होता है एक क्री धातु होता है और अड़ौल प्रत्यय होता है। क्री धातु होता है, अड़ौल प्रत्यय होता है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ हेडिंग डाल के लिखिए। शाब्दिक अर्थ, कारक का शाब्दिक अर्थ लिखिए। इसका अर्थ होता है मतलब कारक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, उसी के आधार पे एक वर्ड आता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का एक क्री धातु है, अड़ौल प्रत्यय है। अब क्या कहते हैं, इसका उत्पन्न ये कहाँ से, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हेडिंग डालिए शाब्दिक अर्थ। उसमें लिखिए जोड़ने का कार्य करने वाला। जोड़ने का कार्य करने वाला। ठीक है, परिभाषा लिखिए इसकी। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द, वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो उसका क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, उसे कारक कहते हैं। क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के भेद, हेडिंग डालो कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। लेकिन मुख्य रूप से या मूल कारक 6 प्रकार हैं। ठीक है, दोनों लिख लीजिए। ऐसे हेडिंग डाल, ब्लैक पेन से डाल दीजिए। कारक के भेद 8 होते हैं और मूल कारक 6 होते हैं। कारक के भेद 8 होते हैं और मूल कारक 6 होते हैं। नोट करके लिखिए, इम्पोर्टेंट नोट। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कारकों की संख्या 6 मानी गई है। ठीक है, 8 प्रकार देख लीजिए। कारक के 8 प्रकार लिख लीजिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक। लिख लिए होंगे। चलो फिर नोट करके लिखो, नोट करके लिखिए। संबंध कारक और संबोधन कारक को वाजपेयी ने कारक में नहीं रखा है। संबोधन कारक, संबंध कारक को वाजपेयी ने कारक में नहीं रखा है, तभी तो इनकी संख्या 6 मानी गई है। इन्होंने संबंध कारक और संबोधन कारक को कारकों की संख्या में गिनती नहीं की है, इसी वजह से इनकी कारकों की संख्या 6 है। ठीक है, और नहीं तो ऐसे 8 कारक हैं। हेडिंग डालो विभक्ति। विभक्ति, विभक्ति का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। विभक्ति का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। परिभाषा लिखिए। कारकों की पहचान के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे, कारकों की पहचान के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे, संज्ञा या सर्वनाम के आगे जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे विभक्ति कहते हैं। जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे विभक्ति कहते हैं। हो गया। इसको परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसको परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट करते होंगे और लिख लीजिए फटाफट, जल्दी लिखिए भाई। विभक्ति के प्रकार। विभक्ति 2 प्रकार की होती है। ठीक है, लिखो विभक्ति 2 प्रकार की होती है।
नंबर 1 संश्लिष्ट विभक्ति, नंबर 2 विश्लिष्ट विभक्ति। नंबर 1 संश्लिष्ट विभक्ति, नंबर 2 विश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति हेडिंग डालो, उसके अंतर्गत लिखो संश्लिष्ट का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ। चिपका हुआ। वे विभक्तियाँ जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती हैं उसे संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। जैसे फिर से देख लो, संश्लिष्ट का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ होता है। वे विभक्तियाँ जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती हैं संश्लिष्ट विभक्तियाँ कहलाती हैं। जैसे हमने, कमा, तुमने, कमा, तुमको। ठीक है, इसमें देखिए हम और ने के बीच में गैप नहीं रहेगा। हम और ने के बीच में गैप नहीं रहेगा, तो इसमें सर्वनाम के साथ विभक्ति चिपकी हुई है। इसमें कुछ चीज़ें समझा भी करें, सब नोट ना किया करें। देखिए जैसे हमने, तुमने और तुमको लिखा दिया, तो आगे मैं जो बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। हम और ने के बीच में जगह मतलब खाली स्थान नहीं रहेगा। ठीक है, बीच में कोई भी जगह नहीं रहेगा। हमने एक साथ में बोला है तो एक साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, इस विभक्ति में विभक्ति और सर्वनाम के बीच में कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है, तो संश्लिष्ट का मतलब ही होता है चिपका हुआ। ठीक, इसमें विभक्ति चिपकी हुई है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिसमें विभक्तियाँ चिपकी हुई हो उसे संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। चलिए अगली हेडिंग डालिए, विश्लिष्ट विभक्ति। विश्लिष्ट विभक्ति शाब्दिक अर्थ, इसका अर्थ होता है अलगाव। इसका अर्थ होता है अलगाव। ठीक, चलो इसके अंतर्गत लिखो, वे विभक्तियाँ जो संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होती हैं उसे विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने, राम ने। मेरे पास बोर्ड नहीं है अभी, नहीं मैं नोट करके बताती तो ज़्यादा समझ में आता, लेकिन मैं जैसा बोल रही हूँ उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ ज़रूर पा रहे होंगे। राम ने, देखिए हमने एक साथ नहीं बोला, राम ने अलग अलग रहेगा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम अलग और विभक्ति अलग। इसमें अलगाव, विश्लिष्ट विभक्ति मतलब ही होता है अलगाव। अगला लिखो, मोहन को, मोहन को, कामा लगाओ, पेड़ से, पेड़ से। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे राम और ने के बीच में जगह खाली है, मतलब बीच में जगह है, मतलब सटा हुआ, दोनों विभक्ति चिपकी हुई नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं संश्लिष्ट और विश्लिष्ट विभक्ति समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए कर्ता कारक हम अगले वीडियो में पढ़ा रहे हैं।